लेट्स बिगिन विद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। रेस्पिरेशन पढ़ने से पहले हम एक यूनिट पढ़ते हैं, दैट इज फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। मतलब ऐसा कि फोटोसिंथेसिस से प्लांट्स बनाती है खाना, एंड दैट टू कार्बोहाइड्रेट बेसिकली। और वो भी हम अगर डिटेल में जाएं तो वो ग्लूकोज बनाती है। अब ये जो ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज जब हम खाते हैं, जब जैसे कि आज सुबह आपने खाना खाया होगा, तो हम लोग प्रीडोमिनेंटली देखें तो हम मेजरली कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, प्रोटीन खाते हैं, फैट खाते हैं। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ अभी ग्लूकोज की बात करते हैं, दैट इज कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं, तो आपने जो कार्बोहाइड्रेट खाया है वो क्यों खाया? सो दैट आपको एनर्जी मिल सके, तो ये जो ग्लूकोज हमारे सेल्स में एंटर करती है, और सेल्स में एंटर करने के बाद इसका होता है कंप्लीट ऑक्सीडेशन, इसका होता है कंप्लीट ब्रेकडाउन या कंप्लीट ऑक्सीडेशन या कंप्लीट ब्रेकडाउन कह सकते हैं आप। और तब इस ग्लूकोज से रिलीज होती है एनर्जी जो कि हमको चाहिए। हम लोगों को बेसिकली खाना खाने का हमारा पर्पस होता है कि हमको एनर्जी ही चाहिए होती है। तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस से कार्बोहाइड्रेट बनाता है, और ये कार्बोहाइड्रेट का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है हमारे सेल्स के अंदर। और सेल्स के अंदर जब ये ब्रेकडाउन होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, तो इसको बोलते हैं सेल्यूलर रेस्पिरेशन। अब अगर हम देखें एनर्जी की बात करते हैं, तो एनर्जी दो फॉर्म के होते हैं। एनर्जी के दो फॉर्म्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट और एक होता है इनडायरेक्ट। आपने बचपन में जब पढ़ा होगा सेल, तो तब आपने ये चीज़ ज़रूर पढ़ी होगी कि सेल के पास होता है माइटोकॉन्ड्रिया, दैट इज़ द एनर्जी करेंसी, सॉरी पावर हाउस ऑफ द सेल, जो कि आपको देती है एटीपी। एटीपी इज़ द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एटीपी हमारे लिए कैश है। और अगर हम देखते हैं इनडायरेक्ट फॉर्म, तो ये NADH और FADH2 के फॉर्म में रिलीज होते हैं। अब ये हमारे लिए देखा जाए तो ये कैश तो नहीं, बट ये हमारे लिए चेक का काम करते हैं। अब ऐसा जस्ट सपोज कि ये जो कैश है, आप इसका डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस चेक का इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो चेक को पहले कैश में कन्वर्ट कराना होगा, तभी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये जो NADH और FADH2 है, ये हम ATP में कन्वर्ट माइटोकॉन्ड्रिया में करवाते हैं। ये हम कन्वर्ट माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर करवाते हैं। अब हम आगे जाके देखें तो डिपेंडिंग अपॉन द सबस्ट्रेट हमारे पास दो तरह के रेस्पिरेशन होते हैं। अगर हमारा सबस्ट्रेट कार्बोहाइड्रेट है या फिर फैट है, तो उस रेस्पिरेशन को कहते हैं फ्लोटिंग रेस्पिरेशन। अगर हमारा सबस्ट्रेट प्रोटीन है, तो उस रेस्पिरेशन को कहते हैं प्रोटोप्लाज्मिक रेस्पिरेशन। अब क्या होता है कि जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे एनर्जी का फॉर्म देखा। अब एनर्जी के फॉर्म में एटीपी जो है, वो एटीपी हमेशा ही सबस्ट्रेट से डायरेक्ट जब प्रोडक्ट बने, सबस्ट्रेट से डायरेक्ट प्रोडक्ट या कोई इंटरमीडिएट बनता है, कभी भी आप ऐसा पाथवेज में अभी देखोगे, जब भी सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट या इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे डायरेक्ट रिलीज होती है एटीपी। और इस वाले प्रोसेस को हम ऐसा नाम देते हैं, ये है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन। जब भी ऐसा सवाल आता है कि सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन क्या होता है, तो वहाँ वो प्रोसेस है जहाँ पे सबस्ट्रेट डायरेक्ट कन्वर्ट होती है प्रोडक्ट में, और वहाँ पे एटीपी रिलीज करती है। अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर FADH2 और NADH की बात करते हैं, तो ये हमेशा ही चेक को कैश में कन्वर्ट करवाना होता है। ये चेक है हमारे पास, चेक को कैश में कन्वर्ट करवाना होता है। कैश हमारा ATP, NADH और FADH2 ATP में कन्वर्ट कहाँ पे होते हैं? ये होते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में, और उस प्रोसेस का नाम है ETC, दैट इज इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। अब अगर हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन से ATP बनाते हैं, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अब हम मेन लाते हैं कि ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसे करते हैं। अब हम मेजर यहाँ पे पार्ट देखते हैं हमारा ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन कैसे होता है। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज है, ये जो ग्लूकोज है हम लोगों ने जो खाना खाया है, वहाँ से जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं उसका होता है हाइड्रोलाइसिस,
फिर वो मोनोसैकेराइड में कन्वर्ट होती है, दैट इज़ द सिंपलेस्ट शुगर। मोनोसैकेराइड दैट इज़ द सिंपलेस्ट शुगर का फॉर्म है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज वहाँ से अब्जॉर्ब होता है, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाता है और हमारे सेल्स के पास जाता है, हमारे सेल्स के पास जाता है। अब ये जब ये सेल्स के पास गया है तो ग्लूकोज जब भी हमारे सेल्स में एंटर करता है तो वहाँ पे एक पाथवे चलती है, एक पाथवे चलती है, ठीक है, जो कि 10 स्टेप की होती है, जो कि 10 स्टेप की होती है। उसमें ऐसा होता है कि इस ग्लूकोज को हम लोगों को ब्रेक डाउन करना होता है। वो वहाँ पे हम लोग इस ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करते हैं या फिर लाइसिस करते हैं, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, जिसको हम ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। ग्लाइको स्टैंड्स फॉर शुगर एंड लाइसिस दैट मीन्स ब्रेक डाउन। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू break this glucose by the process of glycolysis. Now what happens? Glucose is a 6 carbon molecule. Glucose is a 6 carbon molecule, and when we are going to break this glucose by the process of glycolysis, the end product will be formed is the pyruvate. Pyruvate is the basic end product which we get from the glycolysis. अब पायरुवेट के बारे में ऐसा होता है कि ये थ्री कार्बन की मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन की मॉलिक्यूल है। तो आप अगर ऐसा देखो कि अगर 1 मॉलिक्यूल में 3 कार्बन है तो 2 मॉलिक्यूल में 6 कार्बन होंगे। अब ये ऐसा क्यों होता है कि आप जब पढ़ रहे थे कि ग्लूकोज है, ग्लूकोज से पायरुवेट बन रहा है, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल है, 3 कार्बन में कन्वर्ट हो रहा है। अब यहाँ पे ना एक भी कार्बन का कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में लॉस नहीं हुआ है। दैट मीन्स ग्लूकोज ने एक भी कार्बन का लॉस नहीं किया, मतलब कि ग्लूकोज का अभी तक कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हुआ। तो हम लोग ग्लाइकोलाइसिस को कहते हैं कि ये है पार्शियल ऑक्सीडेशन। दिस इज द पार्शियल ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज, क्योंकि यहाँ पे ग्लूकोज ने एक भी कार्बन का लॉस नहीं करा है। जितने कार्बन ग्लूकोज के पास थे उतने कार्बन उसके प्रोडक्ट के पास आ रहे हैं। 3 कार्बन पायरुवेट में होता है तो पायरुवेट के टोटल 2 मॉलिक्यूल्स होते हैं, दैट इज टोटल 6 मॉलिक्यूल्स। अब हम यहाँ से एक चीज़ समझते हैं कि ये जो पायरुवेट है इसका कुछ फेट होता है, इस पायरुवेट के कुछ फेट होते हैं। अब ये फेट कैसे डिसाइड होता है? ये फेट हम डिसाइड करते हैं ऑक्सीजन के प्रेजेंस, ऑक्सीजन के प्रेजेंस या ऑक्सीजन के एब्सेंट के फॉर्म में। अगर जैसे कि अगर ये ऑक्सीजन एब्सेंट है, फॉर एन एग्जांपल ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो ये पायरुवेट एल्कोहल एल्कोहल में कन्वर्ट हो सकता है और जिसको हम बोलते हैं एल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एल्कोहलिक फर्मेंटेशन बोलते हैं इसको। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंट में होता है, ठीक है, ये -NT दैट स्टैंड फॉर एब्सेंट, ठीक है। अब वापस दूसरा होता है, ये भी उसके एब्सेंस में होता है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हो तो आपको ऐसे क्रैम्प्स आते हैं, एंड दैट इज़ ड्यू टू द डिपोजिशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन योर सेल्स। लैक्टिक एसिड डिपोजिशन हो जाता है उस टाइम पे, ऑक्सीजन डेफिशिएंट कंडीशन आती है। जब ऑक्सीजन नहीं मिलता तो आपके सेल्स लैक्टिक एसिड बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन या फिर लैक्टेट फर्मेंटेशन भी बोल सकते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब जो चीज़ हम लोगों को मेजरली समझना होता है वो होता है हमारा ऑक्सीजन के प्रेजेंट में। अब देखिए ऐसा होता है कि जब भी ये पायरुवेट ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कन्वर्ट होता है तो ये चला जाता है अपने माइटोकॉन्ड्रिया के पास, ये चला जाता है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के पास। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ये जो पायरुवेट था ऑक्सीजन के एब्सेंट में अल्कोहल फर्मेंटेशन शो कर रहा है, ऑक्सीजन के एब्सेंट में लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन शो कर रहा है, लेकिन जब वो ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जा रहा है। दैट मीन्स आप ऐसा समझ सकते हैं कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं, अगर आप देखोगे ध्यान से तो यूकैरियोटिक्स के पास आप देखोगे तो माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है और इनके पास माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट होता है, ठीक है। मतलब कि इनके पास ऑक्सीजन भी एब्सेंट है, इनके पास ऑक्सीजन भी एब्सेंट है, इनके पास तो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। प्रोकैरियोट्स में माइटोकॉन्ड्रिया भी नहीं है, ऑक्सीजन भी नहीं है। इसका मतलब है कि इसके पास जो कंडीशन है वो है एनएरोबिक कंडीशन, इसके पास जो कंडीशन है वो है एनएरोबिक कंडीशन और इसके पास जो कंडीशन है वो है एरोबिक कंडीशन। अब यहाँ से कॉन्सेप्ट जो डेवलप करना है वो ये है कि किसी भी सेल में, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो या फिर वो यूकैरियोटिक हो,
प्रोकैरियोटिक हो या यूकैरियोटिक हो, ये जो ग्लाइकोलाइसिस है ये दोनों सेल्स में परफॉर्म होगी, ये दोनों सेल्स में चलेगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आपने जो प्रोसेस देखा उसमें यहाँ ग्लूकोज से पायरूवेट जब तक वो चेंज हो रहा है, यहाँ पे उसको ऑक्सीजन की डिमांड थी ही नहीं, ऑक्सीजन की डिमांड थी ही नहीं, ऑक्सीजन की डिमांड थी ही नहीं। जब ऑक्सीजन उसको चाहिए नहीं तो क्या फ़र्क पड़ता है वो प्रोकैरियोटिक में चले या यूकैरियोटिक में चले, वहाँ पे वो फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे तो उसको माइटोकॉन्ड्रिया की ज़रूरत नहीं है अभी तक। ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में चल रहा है, प्रोकैरियोटिक्स के पास साइटोप्लाज्म है, यूकैरियोटिक्स के पास साइटोप्लाज्म है, तो ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में चलेगा। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन साइटोप्लाज्म में होगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन साइटोप्लाज्म में होगा। लेकिन जब ये पायरूवेट का फर्दर ऑक्सीडेशन ग्लूकोज सॉरी ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। जैसा कि हम लोगों ने देखा है कि ये जो पायरूवेट है ये एंटर करेगा अब माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जब ये एंटर करता है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है। ओके, अब ये पायरूवेट जब एंटर करता है तो ये परफॉर्म करता है एक लिंक रिएक्शन। यहाँ पे एक रिएक्शन होती है, लिंक रिएक्शन होती है। यहाँ पे एक रिएक्शन हो रहा है, लिंक रिएक्शन हो रहा है, जहाँ से इस पायरूवेट का कन्वर्जन होता है एसिटाइल को ए में। पायरूवेट 3 कार्बन मॉलिक्यूल है आपके पास, इसके 2 मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज आपके पास 6 कार्बन है। अब यहाँ पे क्या होता है, एसिटाइल को ए यहाँ पे 2 कार्बन मॉलिक्यूल है और लिंक रिएक्शन में 2 CO2 रिलीज हो जाते हैं। 2 CO2 इज बिंग रिलीज इन द लिंक रिएक्शन। नाउ व्हाट हैपेंस, पायरूवेट इज बिंग पायरूवेट हैज बीन कन्वर्टेड इनटू एसिटाइल को ए। एसिटाइल को ए में आपके पास 2 कार्बन मॉलिक्यूल्स हैं, 2 कार्बन यहाँ से रिलीज हो चुका है कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में। मतलब कि अगर एक मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है तो 2 मॉलिक्यूल में आपके पास टोटल 4 कार्बन होंगे, सॉरी हाँ टोटल 4 कार्बन होंगे और यहाँ से 2 सारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो चुका है। दैट मीन्स इन टोटल 6 कार्बन आपको दिख रहे हैं, जहाँ से 2 रिलीज हो रहा है और 4 आपके पास बाकी है। अब ये एसिटाइल कोए चला जाता है आपके पास TCA में, दैट इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब साइकिल जिसको कहते हैं। अब ये जो साइकिल परफॉर्म हो रहा है, इस साइकिल में टोटल आपके 4 CO2 आपके 4 CO2 रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पे 2 CO2 रिलीज हुआ, यहाँ पे 4 CO2 रिलीज हुआ, इन टोटल आपके 6 CO2 रिलीज हो चुके हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पायरूवेट ग्लूकोज से ग्लूकोज से ग्लूकोज से जब आप पायरूवेट तक जा रहे थे तब आपका हो रहा था पार्शियल ऑक्सीडेशन, तब आपका हो रहा था पार्शियल ऑक्सीडेशन, मतलब कि यहाँ पे एक भी कार्बन का लॉस नहीं हुआ। लेकिन जब आप पायरूवेट से लिंक रिएक्शन में गए तब आपने 2 कार्बन डाइऑक्साइड का लॉस किया और जब आपने टोटल TCA चला लिया तो आपने 4 CO2 का लॉस किया। तो इन टोटल आपके 6 CO2 लॉस हो चुके हैं। लेकिन अभी तक मैंने ये बात नहीं करी कि आपने एनर्जी कहाँ फॉर्म करा। बेसिकली हमको तो ग्लूकोज से एनर्जी बनाना था, तो अब हम एनर्जी की बात करते हैं। सबसे पहले आप देखोगे कि पहले मैं आपको एक बता दूं, अकॉर्डिंग टू NCERT 1 NADH के पास, ये जो आपने चेक बनाया है 1 NADH का, इसके पास टोटल 3 ATP होता है। दैट मीन्स इसके पास टोटल 3 ATP का कैश पड़ा है और एक FADH2 जो होता है इसके पास टोटल 2 ATP का कैश है। तो ये अब होता है प्रोसेस जहाँ जिसको बोलते हैं ETC इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जैसे आप यहाँ पे पहले देख लीजिए एक बार, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का आउटर मेम्ब्रेन है और ये माइटोकॉन्ड्रिया का इनर मेम्ब्रेन है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, ये माइटोकॉन्ड्रिया का इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है। अब होता क्या है कि जब भी आप ग्लाइकोलाइसिस चलाते हो, जब भी आप ग्लाइकोलाइसिस चलाते हो, वहाँ पे आपको डायरेक्ट 2 ATP का गेन होता है और 2 NADH का गेन होता है। फिर आप आते हैं लिंक रिएक्शन में, लिंक रिएक्शन में आपको वापस 2 NADH का गेन होता है। आप आते हैं क्रेब साइकिल में, क्रेब साइकिल में आपको 2 GTP दैट इज ATP के बराबर होता है, 6 NADH और 2 FADH2 का गेन होता है। ये होती है आपकी टोटल एनर्जीज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म में।
तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हम इस इनडायरेक्ट फॉर्म को डायरेक्ट में करते कहाँ पे हैं कन्वर्ट। ये हमारा जो इनर मेम्ब्रेन है, इसके पास कुछ कॉम्प्लेक्सेस होते हैं, दैट इज प्रोटीन कॉम्प्लेक्सेस, टोटल 5 होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, ईटीसी। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, आपने जितने भी एनएडीएच बनाए हैं, या वो ग्लाइकोलाइसिस में बने हों, या वो लिंक रिएक्शन में बने हों, या वो क्रेब साइकिल में बने हों, सारे के सारे आते हैं इनर मेम्ब्रेन स्पेस के पास। इनर मेम्ब्रेन के स्पेस के पास इनर मेम्ब्रेन स्पेस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का ट्रांसफ़र ऐसे करता है, जैसे कि अगर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है तो वहाँ पे उसको एनर्जी मिल रही है, वहाँ पे उसको उसके एनर्जी उसको मिल रही है किस प्रोसेस से। एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे आप अगर एफ या एन से फर्स्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स नंबर 1, कॉम्प्लेक्स नंबर 2, कॉम्प्लेक्स नंबर 3, कॉम्प्लेक्स नंबर 4 और कॉम्प्लेक्स नंबर 5, अगर ये कॉम्प्लेक्स 1 ने एन और एफ 2 से इलेक्ट्रॉन रिसीव किया, तो ये इलेक्ट्रॉन अब कॉम्प्लेक्स 2 पे जाएगी, मतलब कॉम्प्लेक्स 1 ने इलेक्ट्रॉन का लॉस करा है, अब कॉम्प्लेक्स 2 ने उसको रिसीव करा, वापस कॉम्प्लेक्स 3 रिसीव करेगा, दैट मीन्स कॉम्प्लेक्स 2 ने लॉस करा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन का लॉस और गेन है, दैट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस से यहाँ पे एनर्जी मिलती है, और इस एनर्जी की वजह से, ये एनर्जी की वजह से H प्लस जो मैट्रिक्स में है, H प्लस जो मैट्रिक्स में आपको दिख रहा है, ये आता है इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में यहाँ पे कन्वो बनता है प्रोटॉन की ग्रेडियंट, दैट मीन्स कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट आती है। मैट्रिक्स से H प्लस पंप होता है आपके इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में। अब इंटर मेम्ब्रेन स्पेस में ऐसा है कि बहुत सारे H प्लस बन चुके हैं, और कॉम्प्लेक्स 5 जो हमारा है वो है एटीपी सिंथेस। एटीपी सिंथेस, ये जो कॉम्प्लेक्स 5 है, अब इसके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि ये सारे H प्लस को पंप करके वापस मैट्रिक्स में भेजेगा, और जब ये H प्लस को पंप करता है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज होती है और ये प्रोड्यूस करता है एटीपी। ये प्रोड्यूस करता है एटीपी। तो ये जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है, दैट इज बेसिकली टू कन्वर्ट योर इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू द डायरेक्ट फॉर्म। तो अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे जो 2 एटीपी है वो डायरेक्ट फॉर्म में आपके पास प्रेजेंट है, 2 एनएडीएच है जो इनडायरेक्ट फॉर्म में प्रेजेंट है। तो आपने अभी यहाँ पे देखा कि एक एनएडीएच से 3 एटीपी बनते हैं, तो यहाँ पे 2 एनएडीएच से टोटल 3 2 ज़ा 6 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। यहाँ पे 2 एनएडीएच है, यहाँ पे भी आपको 6 एटीपी का गेन हो रहा है। 2 जीटीपी इज कॉमनली एटीपी। यहाँ पे 6 एनएडीएच है, यहाँ पे आप देखोगे 6 इंटू 3 दैट इज 18 एटीपी का गेन हो रहा है। यहाँ पे 2 FADH2, 1 FADH2 इज इक्वल्स टू 2 एटीपी, दैट मीन्स आपके 4 एटीपी का गेन हो रहा है। जब आप सबको ऐड करोगे, यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में आपको टोटल 8 एटीपी का गेन होता है, लिंक रिएक्शन में टोटल 6 एटीपी का गेन होता है, और आप अगर क्रेब साइकिल में देख रहे हो तो आपको टोटल 24 एटीपी के गेन होते हैं। जब आप सबको ऐड कर लोगे इन टोटल 8 प्लस 6 प्लस 24, आपको 38 एटीपी का गेन दिखेगा। दैट मीन्स ये हुआ कि आपने जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल लिया था स्टार्टिंग में, उससे आपको 38 एटीपी की एनर्जी मिलती है। ये आपका कंप्लीट ऑक्सीडेशन हुआ, जहाँ से आप देख सकते हो कि ग्लूकोज plus 6O2 will convert into 6CO2 plus 6H2O plus 38 ATP। ये आपका फाइनल रेस्पिरेशन का फॉर्मूला है, जहाँ पे आप ग्लूकोज में प्रेजेंट है 6C6H12O6, 6 कार्बन को 6 ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज करते हो, 6 CO2 रिलीज करते हो, और आपको 38 ATP का गेन होता है। दैट इज़ योर फाइनल एनर्जी।